जय हिंद मित्रों, मैं डॉक्टर एन के सिन्हा मेरे चैनल डॉक्टर एन के सिन्हा हेल्थ एंड फिटनेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एनल फिशर के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में मैंने हीमोरॉइड या पाइल्स के बारे में आप लोगों को बता दिया था कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है और क्या क्या लक्षण होता है। आज हम लोग वही चीज़ एनल फिशर के बारे में जानेंगे। एनल फिशर का मतलब होता है मल द्वार में दरार फटना। फिशर का शाब्दिक अर्थ होता है दरार फटना। और शरीर में दरार कई एक जगह में फट सकता है। ये पैखाना के रास्ते पर फटता है। स्त्रियों को कभी कभी निपल में भी फट जाता है, उसे हम लोग निपल क्रैक कहते हैं। आज हम लोग एनल फिशर के बारे में जानेंगे। तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं और देर ना करते हुए हम लोग जानते हैं कि क्यों होता है एनल फिशर, कहाँ पर होता है। सबसे पहला बात तो ये तो मल द्वार पर होता है। ये बड़ी आंत है, बड़ी आंत से होते हुए पैखाना जो है रेक्टम के पास आता है और ये एनस के पास आता है और यहीं रोग पैदा करता है। तो जब भी कभी हमारा, इसका भी मेन कारण वही है जो बवासीर का है। बवासीर में पेन नहीं भी हो सकता हो वैसे, लेकिन इसमें पेन होता है और कारण जो है वही कड़ा पैखाना होना और कब्ज होना, जिसको कि कहिए। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। देखिए, बवासीर में जो पैखाना होता है उसका उसका जो मोटाई होता है थोड़ा कम होता है पाइल्स के तुलना में, नहीं फिशर के तुलना में, सॉरी। तो और फिशर में जो होता है वो मान लीजिए कि इतना पतला, ये कंसिस्टेंसी, ये जो होता है मोटाई वो थोड़ा पतला होता है कब्ज में। तो वो दरार वो पैखाने के रास्ते को फाड़ नहीं पाता है। लेकिन इसमें क्या है स्टूल में कि ये इसका मोटा होता है कंसिस्टेंसी, और ये क्या करता है जो देखिए फाड़ देता है पैखाने के रास्ते को। उसमें क्या था कि पतला होता है, कब्ज होता है। कब्ज नहीं होता है तो कभी कभार भी वो होता था बवासीर, लेकिन इसमें कब्ज होता ही है। कब्ज से ही इसका मेन कारण कब्ज, ये कब्ज जो है ये कब्ज ही है और हार्ड स्टूल है। और ये जब मोटा हो जाता है, मान लीजिए कि पाइल्स में इतना पतला स्टूल हो रहा है, पतला का मतलब कंसिस्टेंसी में पतला नहीं, मोटाई में पतला। तो फिशर में इतना मोटा होगा जो कि पैखाना के रास्ते से के जो कैलीवर है इसका मल द्वार के पास, उससे भी मोटा, जितना फैल सकता है उससे भी मोटा हो। तो जिन लोगों को ये होता हो, जो पैखाना का मोटा ज़्यादा होता हो, कड़ा होता ही है, कड़ा हो भी नहीं या ना भी हो, लेकिन मोटा होता है, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए कि उन लोगों को एनल फिशर होने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये देखिए, ये उसमें था कि बवासीर में है कि ये यहाँ पर रगड़ते हुए पार करता है तो वहाँ के नसों में सूजन आ जाती है। लेकिन यहाँ ये इसको फाड़ देता है, फाड़ते हुए निकलता है। फाड़ देता है, इसी को कहते हैं हम लोग एनल फिशर। और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, पैखाना पर जो ब्लड आता है वो इस तरह से लाइनिंग लगा हुआ होता है। और जबकि बवासीर में टप 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 करके चूज जाता है, बूंद बूंद कर करके, कई किसी को बहुत तेज भी ब्लीडिंग होता है। इसमें उतना ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होता है। इसका ब्लीडिंग मेन लक्षण नहीं है। एक आध बूंद हो गया कभी कभार तो हो गया, लेकिन इस तरह से होता है। पैखाने पर लंबा लाइन लगा हुआ है तो इसका मतलब वो एनल फिशर ही है। चलिए, अब हम लोग इसका कारण समझ गए। अब हम लोग इसका लक्षण समझते हैं। इसका लक्षण तो मेन वही है, दर्द। रोगी ये शिकायत लेकर के आते हैं कि मेरे पैखाने के रास्ते पर बहुत कस के कांटा जैसा गड़ रहा है, चुभन हो रहा है, स्टिचिंग पेन, कभी कभार जलन भी होता है। खास करके पैखाना जाने के दौरान ही वो डर जाते हैं। पैखाना जाने के का जब अर्ज आता है तो रोगी भय से डर जाते हैं, इतना दर्द होता है इसमें। पाइल्स से थोड़ा सा ज़्यादा पेन होता है, पाइल्स में तो नहीं भी पेन हो सकता है, लेकिन इसमें दर्द होता ही होता है और डर जाते हैं और पैखाना कभी कभार तो फेंट भी कर जाते हैं कोमल हृदय वाले लोग। तो इसका मेन चीज़ वही है
पैखाना कड़ा होना और दर्द होना, कभी कभार जलन इसमें भी होता है, कभी कभार माइल्ड ईचिंग ओकेजनल हो सकता। अब इसमें हम लोगों को सावधानी क्या रखना चाहिए, लक्षण भी जान गए, अब हम लोगों को इलाज के बारे में जानते हैं कि इलाज इसका क्या होता है। जो जनरल मैनेजमेंट बताते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, जिसमें हम लोगों को ऑपरेशन का नौबत ना आए, उसके लिए तो पहला जो है, डोंट स्ट्रेन ड्यूरिंग डिफिकेशन। डिफिकेशन का मतलब होता है पैखाना का मल त्याग करना। तो हम लोगों को चाहे कोई रोग हो या नहीं, एक चीज़ आप लोग गांठ मान लीजिए कि किसी को भी पैखाना जब लग जाए, कब्ज रहे, तो उस दौरान हम लोगों को पैखाने में जोड़ नहीं लगाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो, नहीं तो धीरे धीरे करके वो दिक्कत करता है पैखाने के रास्ते पर, और कोई बीमारी भी हो सकता है, वही सब बीमारी पैदा करता है। तो हम लोगों को किसी भी कीमत पर स्ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, जोड़ नहीं लगाना चाहिए पैखाना पर। दूसरा, जिन लोगों को भी कब्ज का शिकायत रहता है, उन लोगों को सबगोल के भूसी पी लेना चाहिए, और ख़ास करके फीसर वालों को तो 4 चम्मच, 2 से 4 चम्मच 1 गिलास पानी में फुला करके सुबह खाली पेट में पी लेना चाहिए। उसी दिन फिर रात में भी पी लेना चाहिए, 2 से 4 चम्मच 1 गिलास पानी में। दूध में भी पी सकते हैं, लेकिन सुबह खाली पेट में पानी में ही पीना चाहिए। सबगोल का भूसी एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। कुछ रोगी ये नहीं जानते हैं कि सबगोल का भूसी क्या होता है। उन लोगों को मैं बता दूं और दिखा भी देता हूं कि सबगोल का भूसी क्या होता है। ये देखिए, यह है सबगोल का भूसी। ये आपको किराने के दुकान पर आसानी से मिल जाती है। इसको कोई भी पेशेंट, खास जिन लोगों को कब्ज नहीं है, पेट साफ करने का मन है, उन लोगों को भी ये खा सकते हैं। 4 चम्मच 1 गिलास पानी में फुलाकर, या तो एम्प्टी स्टमक में ले या फिर रात में सोने टाइम ले। ये पतंजलि का भी आता है इस तरह से, और ये बिल्कुल सेफ चीज़ है। जो लैक्जेटिव्स वगैरह मार्केट में आते हैं, लोग कुछ अपने से भी जानते हैं, वो लोग लेते हैं, उस सबसे अच्छा है। कुछ लोग पता ना क्या क्या त्रिफला चूना क्या क्या लेते रहते हैं, वो सब चीज़ें बिना डॉक्टरी सलाह से नहीं लेना चाहिए। ये बिना डॉक्टरी सलाह के आप ले सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ एकदम कॉमन है। रफेज डाइट, जैसा कि बाइल्स में होता है कि रफेज डाइट, सलाद खाइए, दाल वगैरह में पालक का साग मिला करके खाइए, या और कोई भी साग मिला करके खा सकते हैं। चना मक्का का भुंजिया खाइए, ये भी एक एक्सेलेंट चीज़ है पैखाना ना होने या कड़ा होने पर। रफेज डाइट जितना लीजिए, सलाद खाइए, ऑयली घी तेल या छना हुआ चीज़ें, ये सब चीज़ें, और बाहर का चीज़ तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। मीठा चीज़ भी जो बाज़ार में मिलता है, वो भी तेल में तला हुआ रहता है बहुत सारा मिठाई में, वो सब चीज़ भी बंद कीजिए। भोज में भी नहीं खाइए, भोज में तो आजकल खाने के लायक भी नहीं रहता खाना, सब्जी उब्जी भी तल दिया जाता है वहाँ, तो वो सब से भी बचिए, है ना। अब ये हो गया कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। और एक चीज़ और यहाँ पर जानिए कि रोगियों में पाइल्स और फीसर का भी शिकायत आजकल काफ़ी कॉमन हो रहा है। पाइल्स और फीसर दोनों एक ही साथ हो जाता, तो उन लोगों को और ज़्यादा कष्ट होता है। बहुत लेट कंडीशन में फीसर में ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। तो वहाँ जाइएगा तो सर्जन के पास, तो वो लोग एग्जामिन करके बता देंगे कि सर्जरी के लायक है कि नहीं है। और इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये एनस है, ये एनल रिंग है, तो यहाँ पर एक मस्सा जैसा इसमें भी लटक सकता है, हल्का सा छोटा सा मटर साइज का, या फिर मसूर साइज का, मसूर के दाना साइज का, मसूर दाल जो होता है उस साइज का, जनरली मटर साइज का होता है, यहाँ पर हो सकता है फीसर का। और ये दवाओं से बहुत आसानी से ठीक हो जाती है। होम्योपैथिक दवाएं इसके लिए बहुत ही कारगर है, लेकिन बिना मैनेजमेंट का ये भी नहीं ठीक होता है। सोचिए कि सिर्फ दवा से ठीक हो जाए, तो ऐसा होता नहीं है। खान पान कंट्रोल ये ज़रूरी है, रफेज डाइट लेना, टाइम से डाइट लेना, फास्टिंग कम करना अगर। और इसके हीलिंग में जब भी हो गया तो हम देखते हैं जनरली प्रैक्टिस में कि दवा खाए 2-3 दिन में दर्द कंट्रोल हो गया, तो फिर रोगी समझते हैं कि यह ठीक हो गया। ठीक नहीं होता है।
ये तकरीबन 28 से 30 दिन हील होने में लगता है, और इस बीच में एक दिन भी कब्ज नहीं होना चाहिए। जिस दिन कब्ज हो जाएगा उस दिन फिर ये हो जाएगा, और फिर रिपीट होगा, और फिर से गिनती कीजिए लगभग 30 दिन, तब ये अच्छे से हील हो जाएगा। क्योंकि ये जो हील को होता है, किसी किसी को बहुत डीप तक के फट जाता है, उन लोगों को और ज़्यादा टाइम चाहिए। किसी को मान लीजिए स्किन ही फट गया, यहाँ पर का अंदर का म्यूकस लेयर का जो अंदर वाला रहता है, यहाँ पर एक्चुअली म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ही कम होता है, हल्का सा थोड़े दूर के लिए होता है, लेकिन किसी लोगों का अंदर मसल्स तक के फट जाता है, उन लोगों को हल्का ज़्यादा ब्लीडिंग भी हो सकता है, और उन लोगों को ज़्यादा दिन भी लग सकता है ट्रीटमेंट के लिए। और ट्रीटमेंट में जो है यहाँ दवाओं का उपयोग, फिर से मैं कहता हूँ कि अपने से ना करें, दवा बदलना भी पड़ता है, 1-2 महीना के बाद भी बदलना पड़ सकता है, और कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाता है। पाइल्स के साथ रहता है तो यह और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करता है, ज़्यादा भयावह रूप ले लेता है, रोगी को बेचैन हो जाते हैं लोग। अब इसके दवाओं के बारे में मैं बताता हूँ कुछ, लेकिन अपने से प्रयोग ना कीजिएगा, सीधे डॉक्टर से इलाज कराइएगा, नहीं तो आप लोग ठीक नहीं हो पाइएगा, रिपीट करते रहेगा। तो इसमें प्रयोग होने वाले दवाओं का नाम है थूजा, नाइट्रिक एसिड, सल्फर, नक्सभूमिका, एस्कुलासिप, एलुमिना भी कभी कभार प्रयोग होता है, ग्रेफाइटिस भी प्रयोग होता है। ये सब दवाएं हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एनल फिस्टुला के बारे में बताएंगे। अगर इसके बारे में और कुछ जानकारी लेना है, क्योंकि छोटे वीडियो में सब कुछ बताना तो संभव नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर बताया गया है, और कुछ जानकारी चाहते हैं आप लोग तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। और वैसा कुछ बड़ा चीज़ रहेगा टॉपिक तो एक वीडियो भी बना देंगे। तब तक के लिए मेरा प्रणाम।